हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अभिषेक कुमार गुप्ता। और जैसा कि हम लोग गेट एमसीक्यू के नाम से एक सीरीज चला रहे थे, तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि वहाँ पे हमने डीसी मशीन को कवर किया हुआ था, अब हम ट्रांसफार्मर को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ट्रांसफार्मर के बेसिक प्रिंसिपल को अप्रोच करते हुए, बेसिक कॉन्सेप्ट को अप्रोच करते हुए हम क्वेश्चन को क्रैक करने की कोशिश करेंगे, कॉन्सेप्चुअल व्यू भी उसका देखते हुए चलेंगे। तो आज मैंने जो ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन उठाया है वो एक थ्री वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन है, जो कि एमएमएफ बैलेंस पे बेस्ड है, और साथ में सर्किट थ्योरी के लॉजिक पे भी बेस्ड है कि अगर रजिस्टिव एलिमेंट है तो वोल्टेज और करंट के बीच में क्या फेज डिफरेंस होता है, या एक इंडक्टिव एलिमेंट है तो क्या होता है, तो एक कैपेसिटर है तो क्या होता है। तो इन सब चीज़ों पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कुछ इस तरह है: फिगर शोज आइडियल थ्री वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, द थ्री वाइंडिंग 1 2 3 of the transformer are wound on the same core as shown. The turns ratio N1 is to N2 is to N3 equal to 4 is to 2 is to 1. The resistor of 10 ohm is connected across to winding 2, and a capacitor of reactance 2.5 ohm is connected across winding 3. Winding 1 is connected across a 4 volt 400 volt AC supply. क्लियर? तो यहाँ पे इसने क्लियरली ये लिखा हुआ है कि आपका जो एसी सप्लाई है वो 400 एंगल जीरो, यानी आपका जो सप्लाई वोल्टेज है उसको उन्होंने एज अ रेफरेंस चूज किया हुआ है। और हमें क्या बताना है कि जो सप्लाई करंट होगी आई वन की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, यानी आई वन हमें बताना है एक फेजर टर्म, यानी एक कॉम्प्लेक्स टर्म में आई वन की वैल्यू कितनी आएगी, उसका जो एंगल होगा वो वी वन से। क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है कि इनपुट पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन कुछ भी आपसे पूछा सकता है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से अप्रोच कर सकते हैं: पूरा एक मैथमेटिकल वे, एक मैथमेटिक्स अप्लाई करके, और दूसरा वे हम फेजर डायग्राम अप्लाई करके भी अप्रोच कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से हम देखेंगे क्वेश्चन को कैसे हमें अप्रोच करना है। मेन क्या होता है कि अगर हम एमएमएफ बैलेंस इक्वेशन की बात करें, तो एमएमएफ बैलेंस इक्वेशन जो ट्रांसफार्मर में होता है, बेसिकली टू वाइंडिंग, अगर हम ट्रांसफार्मर की बात करते हैं टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में, तो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में जो एमएमएफ बैलेंस इक्वेशन होता है वो क्या होता है: एन वन आई वन मस्ट बी इक्वल टू एन टू आई टू। क्लियर? यानी प्राइमरी साइड का जो एमएमएफ होगा वो सेकेंडरी साइड के एमएमएफ के बराबर होगा, अगर हम एक आइडियल ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं तो। क्लियर? ठीक है। अदरवाइज क्या होता है कि एन वन आई वन की वैल्यू क्या आती है: एन टू आई टू प्लस एन वन, मतलब आई नॉट, जो नो लोड करंट होता है एक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के लिए, उसके बराबर आता है। यानी वहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं तो आई वन डैश की वैल्यू आई टू प्लस आई नॉट के बराबर आती है। क्लियर? ठीक है। तो वो सब चीज़ें बाद की चीज़ें हैं। फिलहाल एक आइडियल ट्रांसफार्मर केस में जो एम एफ बैलेंस होता है वो एन वन आई वन इक्वल टू एन टू आई टू होता है, जहाँ पे एन वन आई वन प्राइमरी साइड का एम एफ है और एन टू आई टू सेकेंडरी साइड का एम एफ है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थ्री वाइंडिंग ट्रांसफार्मर गिवन है। थ्री वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में एक वाइंडिंग जो है एज अ प्राइमरी वाइंडिंग बिहेव कर रहा है, बाकी दो वाइंडिंग लोड से कनेक्टेड है। लोड से कनेक्टेड होने का मतलब क्या है, दोनों वाइंडिंग क्या है आपके सेकेंडरी और टर्शियरी वाइंडिंग जो है जो लोड टर्मिनल से अटैच है, यानी वहाँ पे पावर ट्रांसफ़र होके पहुँच रही है, यानी इनपुट जो पावर है वो दोनों लोड के पास पहुँच रही है। यानी अगर हम एमएमएफ को बैलेंस करने जाएंगे तो एन वन आई वन मस्ट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन टू आई टू प्लस एन थ्री आई थ्री। यानी जो लोड टर्मिनल का एमएमएफ है उसको ये बैलेंस करेगा प्राइमरी साइड का एमएमएफ फॉर आइडियल केस। क्लियर? ठीक है। तो अगर हम यहाँ से आई वन की वैल्यू निकालें तो आई वन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन टू बाई एन वन आई टू प्लस एन थ्री बाई एन वन आई थ्री के बराबर। तो इस तरह से एक थ्री वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में एम एफ बैलेंस ऐसे ही करते हैं हम। हमें पता होना चाहिए कि लोड टर्मिनल क्या है, हमें पता होना चाहिए कि सोर्स टर्मिनल क्या है। अगर सोर्स टर्मिनल है, अगर मान लो यही दो सोर्स टर्मिनल होते हैं तो दोनों का एक प्राइमरी एमएफ हो जाता दोनों का सम, और वो सेकेंडरी एंड लोड टर्मिनल के एमएफ को बैलेंस करता। फिलहाल हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें आई वन की वैल्यू निकालनी है, तो हमें बेसिकली यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, हमें बस दो ही चीज़ें जाननी है कि आई टू की वैल्यू कितनी आएगी और आई थ्री की वैल्यू कितनी आएगी। अगर हम आई टू और आई थ्री निकाल दिए तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व है। तो आई थ्री और आई टू निकालने के लिए, चूँकि यहाँ पे बेसिकली क्या क्या चीज़ें गिवन है,
N1:N2:N3 की वैल्यू कितनी है? 4:2:1 के बराबर। इसका मतलब ये हो गया कि N2/N1 की वैल्यू 2/4 यानी 1/2 हो गई, एंड N3/N1 की जो वैल्यू आएगी वो 1/4 हो गया। यानी हमें ये दो वैल्यू मिल गई, N2/N1 और N3/N1। अगर हम बात करें सेकेंडरी साइड में इंड्यूस्ड ईएमएफ की, तो अगर हम प्राइमरी साइड का ईएमएफ देखें तो प्राइमरी साइड का ईएमएफ क्या होगा? E1 = V1 के बराबर, यानी 400 ∠0 वोल्ट। अगर हम फेजर की भी बात लेके चलते हैं तो फेजर हम एज ए रेफरेंस चूज कर रहे हैं तो E1 की वैल्यू V1 के बराबर हो जाएगी। क्लियर? ठीक है। तो और यहाँ पे E2/E1 की वैल्यू क्या होगी? N2/N1 के बराबर। यानी एक तरह से E2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? E2 की वैल्यू आ जाएगी N2/N1 की वैल्यू कितनी है? 1/2 × 400 यानी 200 ∠0। क्लियर? सिमिलरली E3/E1 की वैल्यू क्या होगी? N3/N1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 1/4 × 400, यानी ये भी क्या आ जाएगा? 100 ∠0 वोल्ट। क्लियर? चूँकि आपका रेफरेंस प्राइमरी साइड का वोल्टेज है तो ये सारी वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, हमें वैल्यू मिल गई है। तो अब थोड़ा अप्रोच करते हैं, क्योंकि हमें लोड के बारे में सब कुछ पता है। जब लोड हमें पता है तो हम क्वेश्चन को ईजिली टैकल कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमें लोड पता होता है, हमें लोड के अक्रॉस वोल्टेज पता होता है, तो हमें करंट निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो हम जरा करंट की वैल्यू को निकालने की कोशिश करते हैं कि करंट की वैल्यू कितनी आएगी। तो करंट देखिए कितना आएगा यहाँ पे। अगर हम करंट की बात करें तो I2 की वैल्यू क्या आएगी? अगर हम I2 की फेजर वैल्यू की बात करें तो क्या होगा? ये E2/R के बराबर। यानी I2 का फेज क्या होगा? सेम फेज में होगा जो आपके E2 का फेज है। और E2 की वैल्यू कितनी हमारी थी? 200 ∠0 अपॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है आपकी? रेजिस्टेंस गिवन है आपका 10 ओम। क्लियर? तो ये कितना आ जाएगा? 20 ∠0 एम्पियर। हमें I2 मिल गया। अब हम बात करें I3 की, तो I3 की वैल्यू कितनी आएगी? I3 = E3/-jXC। अब यहाँ पे हमने -jXC कैसे लिया हुआ है, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। फिर से देखते हैं, ये E3/-jXC। तो यहाँ पे हमने -jXC क्यों लिया हुआ है? क्लियर? तो -jXC लेने के पीछे बस एक ही मोटो है कि आपका जो करंट होता है कैपेसिटर में वो क्या करता है? 90 डिग्री लीड करता है। यानी वो E3 से 90 डिग्री लीड करेगा। तो इसीलिए कभी भी अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है इंडक्टर, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, ये सब चीज़ें गिवन हो, तो आपको ध्यान रखना है कि वोल्टेज और करंट के बीच में क्या रिलेशन होता है। उस वजह से +J लेना है, -J लेना है, तो क्या वैल्यू लेनी होती है वो चीज़ ध्यान रहे। तो कभी भी ध्यान रखिएगा, अगर हम मैथमेटिकली किसी क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हैं, तो अगर कैपेसिटेंस आता है, अगर ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस आपको गिवन है और आपको इम्पीडेंस के टर्म में उसकी वैल्यू पुट करनी है, तो हमेशा -jXC पुट करेंगे। अगर आपका इंडक्टेंस है तो इंडक्टेंस को अगर आपको रिएक्टेंस के टर्म में वैल्यू पुट करनी है तो हम +jXL पुट करेंगे। तो इस चीज़ का आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखते हैं आगे वैल्यू क्या होनी है। क्लियर? तो अगर हम देखें यहाँ पे वैल्यू की, तो वैल्यू हमें क्या मिलेगी? यहाँ पे हमें वैल्यू मिल जाएगी I2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें I2 की वैल्यू क्या मिलेगी? यहाँ पे I2 = E2 की वैल्यू कितनी आई हमारी? E2 आ गया हमारा 200 ∠0 अपॉन और 10, यानी हमने निकाल लिया था, सॉरी, 20 ∠0 एम्पियर। अगर हम I3 की बात करें तो I3 की वैल्यू हमें मिल जाएगी। E3 की वैल्यू कितनी है? 100 ∠0 अपॉन -jXC की वैल्यू कितनी है हमारी? 2.5 ओम। जो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर नीचे आप J से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो J × J क्या हो जाएगा? -1। J² = क्या होता है? -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? J40 एम्पियर। क्लियर? तो यहाँ पे J40 एम्पियर बस बताने का यही मोटो है कि जो आपका करंट है कैपेसिटर में, वो वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करता है। तो +J का साइन ही होता है कि वो 90 डिग्री लीड कर रहा है।
तो हमें सारी वैल्यूज़ पता हो गई हैं, बस हमें क्या करना है, वैल्यूज़ को पुट कर देना है। वैल्यू पुट करो यहाँ पे। I1 हमारा क्या था, I1 इक्वल टू था हमारा N2 बाई N1 I2 प्लस N3 बाई N1 I3। वैल्यू पुट करें जरा हम, N2 बाई N1 की वैल्यू कितनी थी हमारी 1/2, I2 की वैल्यू कितनी आई है 20 एंगल 0, क्लियर, प्लस N3 बाई N1 की वैल्यू कितनी थी हमारी 1/4, क्लियर। ठीक है, तो 1/4 इंटू वैल्यू कितनी थी हमारी J40। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, एंगल जीरो का मतलब क्या होता है आपको भी पता होगा कि एंगल जीरो होने का मतलब होता है e⁻j0, e⁻j0 होने का मतलब होता है cos 0 प्लस j sin 0। तो cos 0 की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 एंगल 0 एक तरह से रेफरेंस होता है, यानी मैग्नीट्यूड उसकी 1 के बराबर ही होती है। तो ये वैल्यू कितनी आएगी 10 प्लस j 10 एम्पियर के बराबर, यानी आपका जो करंट का वैल्यू आएगा वो 10 प्लस j 10 एम्पियर आएगा। यानी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑप्शन सी जो दिया हुआ है वो 10 प्लस j 10 एम्पियर है। तो ये ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है, क्लियर, ठीक है। अगर हम इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से अप्रोच करना चाहें तो वैसे भी अप्रोच कर सकते हैं। दूसरे तरीके से फेजर का बात हम करेंगे कि फेजर से हम इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर सकते हैं। तो ये फेजर वाला तरीका भी देखते हैं कैसे हम अप्रोच कर सकते हैं। देखो यहाँ पे साफ गिवन हुए है कि आपका जो फेजर है वो E1 एज ए रेफरेंस है, जो की वैल्यू कितनी है 400 एंगल 0, तो उसको रेफरेंस ले लिया। E1 के सेम फेज में क्या होगा E2, और E2 के सेम फेज में क्या होगा E3। वैल्यू हमने देखी थी, ये वैल्यू कितनी आ गई थी 200, और ये वैल्यू कितनी आ गई थी 100 वोल्ट, क्लियर, ठीक है। तो इन तीनों EMF क्या होंगे सेम फेज में होंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे करंट की, तो आप साफ देख रहे हैं कि जो फेज 2 है यानी E2 फेज में प्योर रजिस्टिव एलिमेंट है। प्योर रजिस्टिव एलिमेंट होने का मतलब क्या हो गया कि वोल्टेज के सेम फेज में ही आपको करंट का फेज मिलेगा, यानी I2 की वैल्यू जो आएगी, जो भी मैग्नीट्यूड आएगा वो E2 के सेम फेज में आएगा। लेकिन अगर हम E3 की बात करें तो E3 में क्या हो रहा है, E3 में प्योर कैपेसिटिव नेचर है। कैपेसिटिव नेचर होने का मतलब क्या हो गया, E3 से 90 डिग्री लीड करता हुआ हमें करंट मिलेगा जिसका फेजर ये हो, क्लियर। तो हमें क्लियर हो गया कि I2 और I3 के बीच में फेज डिफरेंस कितना है 90 डिग्री का, क्लियर। 90 डिग्री होने का मतलब ये है कि अगर आप I2 को ऐसे लिखेंगे I2 एंगल 0, देन I3 को आप क्या लिखेंगे I3 इक्वल टू लिखेंगे आप I3 मैग्नीट्यूड है उसका और एंगल 90 डिग्री, यानी I2 और I3 के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो 90 डिग्री का है, क्लियर, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करें वैसे ही MM बैलेंस करके, तो N1I1 इक्वल टू N2I2 प्लस N3I3। MMF को हमने बैलेंस किया, क्लियर। I1 की वैल्यू आ जाएगी N2 बाई N1 I2 प्लस N3 बाई N1 I3, क्लियर, यानी ये वैल्यू आएगी हमारी 1/2 I2 प्लस 1/4 I3। अगर हम मैग्नीट्यूड निकालने की बात करें तो हम मैग्नीट्यूड सीधे सीधे भी निकाल सकते हैं। अगर हम I2 का मैग्नीट्यूड देखें तो क्या आ जाएगा सिंपली E2 अपॉन R के बराबर, और E2 की वैल्यू कितनी है 200 अपॉन R की वैल्यू कितनी है 20, तो कितना आ जाएगा ये 10 एम्पियर, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे हम 10 ओम है रेजिस्टेंस, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 एम्पियर, क्लियर। ये मैग्नीट्यूड आ गया। सिमिलरली I3 का मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे तो E3/XC। E3 की वैल्यू कितनी है आपकी, E3 की वैल्यू हमने निकाली थी 100 अपॉन XC की वैल्यू कितनी है आपकी 2.5, यानी आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 एम्पियर। और आपको फेजर डायग्राम के लॉजिक से क्लियर है कि I2 और I3 के बीच का जो फेज डिफरेंस होगा वो 90 डिग्री का होगा, क्लियर। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू को कैलकुलेट करने जाएं फ्रॉम द MMF बैलेंस इक्वेशन, तो I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 इंटू I2 कितना है 20 का रेफरेंस कितना होगा एंगल 0, क्योंकि E1 E2 E3 तीनों के सेम फेज में है, प्लस
1/4 आई थी की वैल्यू कितनी आ रही है, मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है 40, बट द एंगल इज 90 डिग्री, क्योंकि वो I2 से 90 डिग्री लीड कर रहा है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 एंगल 0 का मतलब क्या हो गया, एंगल 0 का मतलब 1 प्लस 40 कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 आएगा, ये भी एंगल 90 का मतलब क्या होता है J, यानी ये क्या आ जाएगा आंसर 10 प्लस J 10, यानी अभी भी आंसर क्या आ रहा है आपका ऑप्शन सी। तो इस तरह से MF बैलेंस को करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कैसे हमें MF को बैलेंस करना है। फेजर डायग्राम का लॉजिक भी क्लियर होगा, कैसे हम फेज से भी इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं, मैथमेटिकली भी हम कैसे क्रैक कर सकते हैं, जब हम बस हमें आइडिया होना चाहिए कि माइनस JXC कब लेना है, JXL कब लेना है। क्लियर। आपसे इस क्वेश्चन में ये भी पूछा सकता था कि इनपुट पावर फैक्टर क्या होगा, इनपुट पावर फैक्टर अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है तो आपसे ये भी पूछा सकते थे इनपुट पावर फैक्टर क्या होगा। तो इनपुट पावर फैक्टर के निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपली एंगल कितना आ रहा है, अगर हम एंगल की बात करें तो अगर हम ये आपका V1 हो गया, करंट I1 आपका लीडिंग ही आ रहा है, 10 प्लस J10 आ रहा है, तो कितने एंगल लीड कर रहा है 45 डिग्री। अगर आप इस एंगल को निकालेंगे, अगर इसको आप निकालने की कोशिश करेंगे तो कितना निकालेंगे, निकालने का मतलब ये होता है कि जो आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म है उसको आप सिंपली पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 10 रूट एंगल 45 डिग्री एम्पियर। क्लियर। क्योंकि अगर आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो अंडर 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंगल चूंकि क्या हो जाएगा tan इनवर्स y बाई एक्स एंड tan इनवर्स यहाँ 1 यानी 45 डिग्री। तो सिंपली पावर फैक्टर क्या आ जाएगा cos 45 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/√2। तो हम कुछ भी क्वेश्चन कुछ भी आपसे पूछा सकता है कि इनपुट पावर फैक्टर क्या होगा, इनपुट एक्टिव पावर क्या होगा, कुछ भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आप उसका क्वेश्चन आंसर दे पाए। तो इसलिए कॉम्प्लेक्स टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर। और फेजर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। क्लियर। तो मेरे ख्याल से आपको सारे लॉजिक क्लियर हुए होंगे, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है ये भी क्लियर होगा। ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। क्लियर। मेरे ख्याल से सफिशिएंट है, तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। क्लियर। ठीक है। और कोई भी अगर डाउट हो तो आप बेझिझक चैट बॉक्स में उसको पूछ सकते हैं।